नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों की भारतीय राजनीति को अगर शतरंज की बिसात माना जाए तो ऐसा लगता है कि हर चाल का जवाब तुरंत दूसरी चाल से दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार लगातार आक्रामक दिखाई देती है, राम मंदिर से लेकर परिसीमन की चर्चा, विपक्षी दलों की टूट फूट, कई नेताओं का भाजपा में आना, नई पार्टियों का बनना, संसद में सरकार का आक्रामक रुख, सब कुछ ये संदेश दे रहा था कि राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र अभी भी भाजपा ही है। लेकिन राजनीति में कोई भी बाजी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अचानक जंतर मंतर का आंदोलन सामने आया, सरकार को अपने रुख में कुछ नरमी दिखानी पड़ी। संसद भी जैसे तैसे चली, कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए, लेकिन उसी बीच उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। बिहार की बांकीपुर सीट, जिसे भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट माना जाता रहा, वहां भी पार्टी को झटका लगा और प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा की एक नई ताकत मिल गई। अब सवाल सिर्फ इन हारों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या इन घटनाओं ने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति की छवि पर असर डाला है? क्या ये केवल स्थानीय चुनावी परिणाम है या फिर इनके संकेत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक दिखाई देंगे? क्या यह केवल कुछ राज्यों की नाराजगी है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई संदेश देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं, तो राजस्थान में यूजीसी रोलबैक जैसे मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव का झटका है, तो बिहार में प्रतिष्ठा की सीट का नुकसान है। अलग अलग राज्यों के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका दबाव आखिरकार केंद्र सरकार पर ही बनता है। इन सब के बीच एक और चर्चा जो सबसे तेजी से सामने आ रही है, भाजपा का पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक विशेष रूप से कुछ क्षेत्रों में पहले जैसी मजबूती से उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा है। यह बदलाव कितना बड़ा है, इसका फैसला चुनाव करेंगे, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस पर लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा आने वाले दिनों में संसद के मानसून सत्र या उसके बाद ऐसे बड़े विधेयक या फैसले ला सकती है जिनका असर केवल किसी एक राज्य तक सीमित न रहे बल्कि पूरे देश में महसूस किया जाए? क्या ऐसे मुद्दे सामने लाए जाएंगे जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और भाजपा के पारंपरिक समर्थकों को फिर से एकजुट करने की कोशिश करें? क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव सिर्फ सरकार के काम पर नहीं बल्कि चुनाव से पहले तय किए गए आखिरी बड़े नैरेटिवों पर भी लड़े जाते हैं। और अगर इसी सिलसिले में हम एक बात को देखें तो जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ वो सरकार के खिलाफ था, लेकिन झारखंड में भी जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, आज 11 दिन हो गए, उस आंदोलन को कोई नहीं पूछ रहा, केवल छात्र हैं जो सड़कों पर हैं। लेकिन आज भाजपा ने सुबह सुबह उस चीज के लिए, उस आंदोलन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्षी दलों पर सवाल उठाए और जो छात्रों के लिए सड़कों पर थे उन सब पर सवाल उठाए। इसका मतलब तुरंत असर यह हुआ कि झारखंड के जो छात्र आंदोलन को कोई पूछ नहीं रहा था, वो छात्र आंदोलन अब राष्ट्रीय मीडिया के मुख्य चैनलों पर है, उनसे बातचीत हो रही है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। सरकार कब सुनेगी ये नहीं मालूम, लेकिन छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने की तिथि निश्चित की है। एक तरफ विधानसभा में सत्र चल रहा होगा, बाहर छात्र होंगे, बीजेपी बाहर से समर्थन कर रही है। देखना यह होगा कि विपक्ष का रुख क्या रहता है और उन कथित छात्र संगठनों का रुख क्या रहता है जो जंतर मंतर पर सबसे आगे खड़े थे। खैर, अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात होगी तो उत्तर प्रदेश को अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है बल्कि दिल्ली की सत्ता तक जाने वाली सबसे बड़ी सीढ़ी है। जो उत्तर प्रदेश जीतता है वही अक्सर राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है, इसलिए हर दल को सबसे बड़ी नजर इसी राज्य पर रहती है। आज यूपी की राजनीति का मुख्य मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई देता है। कांग्रेस अभी भी सीमित प्रभाव वाली पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं जिनकी हर चाल सीधे सीट भले ना जिताए, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों का गणित जरूर बिगाड़ देती है। यही वजह है कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूद होना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का बड़ा आधार मुस्लिम वोटों पर टिका हुआ है। भाजपा को यह वोट परंपरागत रूप से नहीं मिलता। ऐसे में यदि मुस्लिम वोटों का थोड़ा सा भी बंटवारा होता है तो उसका सीधा लाभ भाजपा को मिल सकता है। ओवैसी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है।
ऐसे मुद्दे मुस्लिम मतदाताओं के बीच चर्चा पैदा करते हैं। यह चर्चा वोट में बदलेगी या नहीं, इसका जवाब चुनाव देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनौती को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती और खुलकर उसका सामना भी नहीं कर पा रही हैं। उधर भाजपा की अपनी राजनीति भी कई स्तरों पर चल रही है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का एक अलग राजनीतिक संदेश है, लेकिन इसके बावजूद कुछ वर्गों में नाराजगी की चर्चाएं भी सुनाई देती हैं। विशेष रूप से राजपूत समाज को लेकर कई तरह की राजनीतिक बहसें होती रही है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह के पहलवान मामले में अदालत से बरी होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इससे राजपूत समाज का एक हिस्सा फिर से भाजपा के करीब आएगा? इसका जवाब भी आने वाला वक्त देगा। अगर विपक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती के मुद्दों में है। ऐसे में राम मंदिर से जुड़ी चोरी की घटना को विपक्ष ने एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाने की कोशिश की। अखिलेश यादव इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश से निकालकर दिल्ली तक लाए। प्रदर्शन हुए, दान पेटी प्रदर्शन हुआ, संसद के बाहर विरोध हुआ और फिर पप्पू यादव संत के वेश में दिखाई दिए। शुरुआत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे विरोध के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन जैसे जैसे जनता की प्रतिक्रिया सामने आई और भाजपा ने इस पूरे विवाद को हिंदुत्व बनाम विपक्ष के नैरेटिव में बदलना शुरू किया, विपक्ष की रणनीति बदलती दिखाई दी। रामगोपाल यादव की सफाई देनी पड़ी कि समाजवादी पार्टी पप्पू यादव के उस प्रदर्शन के साथ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी संतों या पुजारियों पर आरोप नहीं लगा रही, बल्कि केवल चोरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। लेकिन राजनीति में एक कहावत है, तीर और शब्द वापस नहीं आते। मुद्दा जनता तक पहुंच चुका था। अब सफाई कितनी असर करेगी और शुरुआती आरोप कितने असर करेंगे, इसका फैसला भी जनता करेगी। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अभी भी विपक्ष पर भारी दिखाई देते हैं। विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए बहुत सीमित मुद्दे हैं, जबकि भाजपा हर मुद्दे को अपने वैचारिक फ्रेम में बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। आज तो जो बढ़त में है, कल वह बचाव में भी हो सकता है, और आज जो दबाव में है वह कल रणनीति के साथ वापसी भी कर सकता है। यही वजह है कि आने वाले कुछ महीनों में भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश की चुनावी श्रमर है, दूसरी तरफ संसद में लिए जाने वाले फैसले राष्ट्रीय राजनीति का नया नैरेटिव तय करेंगे। अगर भाजपा महसूस करती है कि उसके पारंपरिक समर्थकों में कहीं भी असंतोष है, तो वह निश्चित रूप से ऐसे राजनीतिक और वैचारिक फैसले लेने की कोशिश करेगी जो अपने मूल वोट बैंक को फिर से मजबूत करें। वहीं विपक्ष की कोशिश होगी कि स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय असंतोष में बदला जाए। अब असली सवाल यही है कि क्या भाजपा फिर कोई ऐसा बड़ा दांव चलेगी जो पूरी राजनीतिक बहस का केंद्र बदल दे? क्या संसद से निकलने वाला कोई नया फैसला चुनावी माहौल की दिशा बदल देगा? क्या हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास का पुराना समीकरण फिर उसी ताकत से लौटेगा, या विपक्ष पहली बार उस नैरेटिव को चुनौती देने में सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, क्योंकि अब राजनीति केवल चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि धारणा की लड़ाई भी लड़ रही है। और लोकतंत्र में अंततः जीत उसी की होती है जो जनता के मन में अपनी कहानी सबसे मजबूती से स्थापित कर देता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, यह 2029 की दिशा तय करने वाली पहली बड़ी परीक्षा होगी। संसद की हर बहस, हर विधेयक, हर आंदोलन और हर राजनीतिक बयान उसी शतरंज की अगली चाल है। अब देखना यह है कि अगली चाल कौन चलता है, कौन मात खाएगा और कौन अंत तक अपनी बादशाहत बचाने में सफल रहता है, क्योंकि भारतीय राजनीति की इस शतरंज में अभी खेल शुरू हुआ है और असली मुकाबला अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल राष्ट्रीय राजनीति के एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।